हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। और जो बुक है हमारी वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूनिट 3rd करेंगे, इसका चैप्टर हमारा फर्स्ट है ये, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट और सेकंड हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो है आय और रोजगार का निर्धारण। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से है। इसमें आपको हमारे चैनल संबंधित जो भी PDF नोट्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो दे दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो eklavyastudypoint.com नाम से, इसमें आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है आय और रोजगार का निर्धारण। साथ ही समझेंगे समग्र मांग और पूर्ति के घटक क्या क्या हैं, उपभोग की प्रवृत्ति और बचत की प्रवृत्ति देखेंगे इसके अंदर हम, और साथ ही निवेश गुणांक और उसका जो भी तंत्र है उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आय और रोजगार के निर्धारण से, जो हमारा टॉपिक है चैप्टर का। तो इसकी जो बात करी थी सबसे पहले J.M. केन्स ने करी थी, ठीक है। तो 1936 में इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे J.M. केन्स, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो ये जो प्रकाशित की गई, तो इसके साथ ही अर्थशास्त्र का एक नया विषय के रूप में केन्स का अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र का भी विकास हुआ। यानी जब इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो उस समय क्या हुआ कि एक नई विचार का फैलाव हुआ उस टाइम, और उनकी जो विचारधारा थी वो केन्स के अर्थशास्त्र या यूं कहे कि समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। यानी इस समय एक नया विषय मिला, लोगों को एक नई बात रखने का मौका मिला कि भाई किस तरह से इकोनॉमी को एक नए तरीके से देखा जा सकता है। तो केन्स की जो अर्थशास्त्र की मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार वो आय के निर्धारण से संबंधित थी। और जो इनकी रिसर्च थी, यानी जो इन्होंने बात कही थी वो किसके ऊपर कही थी, वो कही थी पूर्ण रोजगार और आय के निर्धारण के ऊपर, ठीक है। तो केन्स ने पूर्ण रोजगार की क्लासिकल जो धारणा थी उसका खंडन किया। तो इससे पहले क्या था कि एक विचारधारा चली आ रही थी अर्थशास्त्र की जिसका उन्होंने खंडन किया, और उन्होंने कहा कि भाई इसमें बहुत सारी जो समस्याएं, यानी जो आय और रोजगार की जो बात कही जा रही है पुराने तरीके से, वो चीज़ सही नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। तो क्या विचारधारा हुआ करती थी, तो पूर्ण रोजगार की जो क्लासिकल विचारधारा थी, तो उसमें यह मानना था कि पूर्ण रोजगार एक स्वाभाविक स्थिति है, ठीक है ना, और स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की स्वाभाविक क्रियाओं से उत्पन्न होती है। यानी ये मानना था कि भाई कि जो रोजगार है, ठीक है ना, वो क्या है, एक तरह से प्रतिस्पर्धात्मक जो कंपटीशन का बाजार होता है, मार्केट होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बाजार में किसी भी प्रकार की असंतुलन की स्थिति को स्वतः ठीक करने की क्षमता होती है। यानी बाजार क्या करता है कि अगर कोई भी असंतुलन हुआ बाजार में आय या रोजगार को लेकर, तो बाजार उसे खुद ही क्या कर लेता है, संतुलित कर लेता है, ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण रोजगार सुनिश्चित होता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तो उनका ये मानना था भाई कि आय और रोजगार और बाजार में किसी भी चीज़ पर नियंत्रण सरकार का रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाजार शक्तियाँ खुद ही स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनाए रख सकती हैं। तो उनका ये मानना था कि भाई बाजार की जो शक्तियाँ हैं वो खुद ही रोजगार और इन सब चीज़ों का सृजन कर सकती हैं, इसमें सरकारी हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो केन्स की जो पूर्ण रोजगार की क्लासिकल धारणा का जो आधार था वो क्या था, जिसका खंडन किया गया, तो पूंजीवादी समाज में आय व संपत्ति में सदा असमानता होती है, जिसमें अमीरों के पास इतना अधिक धन होता है कि वे सारा उपभोग नहीं कर सकते। इसके विपरीत गरीबों के पास इतना कम धन होता है कि वे अपनी आय समस्त मूल आवश्यकताओं की पूरी नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी क्या कह रहे हैं, काइंस ने जो खंडन किया था वो इस बात पे किया था कि भाई समाज में जो है किन्हीं लोगों के पास तो भाई इतना अधिक धन है कि वो भाई हर चीज़ का उपभोग थोड़ा ना करेंगे। अगर किसी के पास धन ज़्यादा है तो बाजार में जो भी चीज़ है तो हर चीज़ का उपयोग धनी लोग थोड़ा ना करेंगे। वहीं अगर गरीब की बात करें तो गरीब के पास तो इतना धन नहीं है कि वो अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें, ठीक है, ये भी एक समस्या है। तो फलस्वरूप कुल मांग या कुल उपभोग या कुल उत्पादन से कम रह जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जो कुल मांग होती है या जो कुल उत्पादन होता है, ठीक है ना, वो हमेशा कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उन आवश्यकता जितनी होती है उनको वो उतना ही यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास आय नहीं है। और गरीब और अमीर जो होता है, अमीर के पास इतना अधिक होता है कि वो हर चीज़ का उपयोग, सारा का सारा उपभोग थोड़ा ना कर लेगा जो मार्केट में चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो इसका परिणाम अत्यधिक उत्पादन और बेरोजगारी से भी निकलता है। तो इसलिए क्या हो सकता है, वहाँ पे बेरोजगारी भी हो सकती है और कि ज़्यादा उत्पादन भी हो सकता है। तो ये बात उन्होंने कही। केन्स के अनुसार मांग पूर्ति को सृजित करती है, ना कि पूर्ति मांग को। तो केन्स का क्या मानना है कि भाई मांग जब होगी तभी पूर्ति होगी, ठीक है, ना कि पूर्ति हो गई और फिर मांग होगी।
तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में लोग अपनी समस्त आय को खर्च ना करके कुछ बचा लेते हैं, फलस्वरूप मांग पूर्ति से उतनी ही कम रह जाती है जितनी बचत की जाती है। यही अति उत्पादन और बेरोजगारी का कारण है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई जितनी मांग होती है लोग क्या करते हैं, उतनी पूर्ति नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने संसाधनों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बचत करते हैं। और जब बचत हो जाती है तो क्या होता है, उत्पादन में कमी आएगी, और उत्पादन में कमी आती है तो क्या होती है, बेरोजगारी हो जाती है। तो ये बात उन्होंने कही। तीसरी, केन्स के इस क्लासिकल मान्यता की आलोचना की कि अर्थव्यवस्था में मांग, समग्र मांग और पूर्ण रोजगार में संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जाता है। यानी जो बात कही गई कि बाजार खुद संतुलन कर लेती है, तो इसका खंडन करते हैं कौन, केन्स, ठीक है ना। उसने सिद्ध किया कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी संतुलन की अवस्था में आ सकती है। तो केन्स का मानना था भी ऐसा नहीं है कि मांग और पूर्ति से ही संतुलन होगा, अगर रोजगार कम स्तर पर है फिर भी क्या करा जा सकता है, बाजार को संतुलित किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जा सकता है, ये कहा था केन्स ने, ठीक है। अब केन्स ने आय और रोजगार के सिद्धांत की मूल बातें जो कहीं वो क्या थी, तो उन्होंने कहा आय और रोजगार के संतुलन स्तरण पूर्ण रोजगार का होना जरूरी नहीं है। तो वो ये कहते हैं भाई संतुलन के लिए जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार हो, संतुलन पूर्ण रोजगार से कम या अधिक पर भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि भाई जो संतुलन है वो क्या हो सकता है, पूर्ण रोजगार से कम या उससे अधिक पर भी हो सकता है, बल्कि पूर्ण रोजगार को कम पर संतुलन एक सामान्य या आम अवस्था है। तो उन्होंने कहा भाई कि अगर उससे कम भी हो तभी भी क्या हो सकता है, संतुलन हो सकता है, और ये सामान्य और आम अवस्था है, ये उनका मानना था। मांग पूर्ति को सृजित करती है, ना कि पूर्ति मांग को। तो उन्होंने कहा भाई जो मांग है, ठीक है ना, वो पूर्ति को सृजित करेगी, ना कि पूर्ति मांग को सृजित करेगी। तो अनुभव बताता है कि विकसित देशों को भी महामंदी का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके माल के लिए प्रभावी मांग कम थी, अर्थात पूर्ति ने मांग सृजित नहीं करी। तो ये लोग कहते हैं भाई कि प्रभावी मांग कम थी, यानी जो अर्थव्यवस्था जो बात करते हैं कि भाई जब महामंदी का दौर आया था तो विकसित जो देश थे वहां पर भी किस चीज़ की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिली, वो देखने को मिली मांग कम थी। क्यों? क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर था और उस समय सबके पास संसाधन नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को यूज़ करने से बचे वो लोग, ठीक है ना। और जब कोई किसी चीज़ की पूर्ति हो रखी है और जब मांग नहीं रहती तो क्या होता है, तब उस समय क्या होता है कि उत्पादन में पूर्ति में जब लोग लेते नहीं है तो मांग ज़्यादा रहती है, पूर्ति कम रहती है, तो बाजार जो होता है वो संतुलित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये बात जो तीन बातों के जो दो बातें थी वो सबसे पहले केन्स ने कही, ठीक है। फिर तीसरी बात, उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग पर निर्भर करता है। यदि समग्र मांग बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों के अधिक रोजगार से उत्पन्न व आय के स्तर भी बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई कि अगर हम क्या कर दें, अगर मांग को पूरा करना है तो संसाधनों के से क्या होगा, अधिक रोजगार उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो उत्पादन से क्या होगा, आय का स्तर भी बढ़ जाएगा। यदि समग्र मांग घटती है तो उत्पादन, आय और रोजगार का भी स्तर गिरता है। तो उनका यही मानना था कि भाई अगर मांग और पूर्ति बढ़ती रहेगी, ठीक है, मांग और पूर्ति बढ़ेगी तो रोजगार और आय में भी सृजन होगा। लेकिन अगर क्या होगा, मांग घटेगी तो पूर्ति में कमी आएगी, और पूर्ति में कमी आएगी तो क्या होगी, बेरोजगारी होगी, ठीक है। तो ये बात जो थी वो ये तीन बातों पर जो है विशेष तौर पर जोर दिया केन्स ने, ठीक है। अब उन्होंने जो समग्र मांग की बात कही केन्स ने, तो समग्र मांग क्या होती है, तो सामान्य अर्थ में समग्र मांग से आज से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग से है, ठीक है ना। तो समग्र मांग का मतलब क्या है कि देश के अंदर कितनी वस्तुएं और सेवाएं काम कर रही हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, समग्र मांग कहा जाता है। परंतु केन्स ने इन विशेष अर्थों में प्रयोग किया, लेकिन केन्स जो है इनको विशेष अर्थों में प्रयोग करने की बात करते हैं। उनका मानना था कि समग्र मांग का आज से उस मुद्रा राशि से है जिसे समस्त क्रेता, चाहे वो गृहस्थ हो, फर्म हो या फिर सरकार हो, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर किसी विशेष अवधि में खर्च करने को तैयार है, ठीक है। तो समग्र मांग क्या होती है, यानी जो हमारे समस्त क्रेता होते हैं, ठीक है ना, वो वस्तु और सेवाओं को, ठीक है ना, क्या करते हैं, किसी विशेष अवधि में खर्च करने को अगर तैयार हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, समग्र मांग कहा जाएगा। तो वही क्या होगी, अर्थव्यवस्था की समग्र मांग होगी, ठीक है ना। और जो समग्र मांग पर जो खर्चा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे समग्र व्यय कहा जाता है, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा, यानी समग्र मांग वही चीज हो सकती है जो हमारे क्रेता हैं, जो भी वस्तु और सेवाएं हैं, एक अवधि के अंतराल पर उसमें जो भी खर्च करना चाहते हो तो उसे क्या कहा जाएगा, कुल मांग कहा जाएगा। समग्र मांग एक वर्ष की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय के रूप में भी जाना जाता है, और उपभोग व्यय और निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें उपभोग और निवेश व्यय दोनों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब समग्र मांग के घटक, यानी समग्र मांग में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, तो देखा जाए तो सबसे पहले आता है निजी उपभोग,
ठीक है ना, जिसे कंजप्शन भी कहा जाता है। ये वस्तुओं और सेवाओं के परिवार द्वारा व्यय की कुल राशि को कहा जाता है जो खर्च करते हैं अपने ऊपर। ठीक है, अब आता है निजी निवेश मांग। निजी निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा किया जाता है, और ये ज़्यादातर किस चीज़ पे होता है, पूंजीगत वस्तुओं पर होता है। ठीक है, इसमें क्या आती है, मशीन आते हैं, संयंत्र आते हैं। ठीक है, इन पे जो व्यय किया जाता है वो निजी निवेश और व्यय होता है। ठीक है, सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग, यानी जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है, तो गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है, तो गवर्नमेंट भी जो है वो वस्तुओं और सेवाओं की जो सरकारी व्यय होता है उस पे खर्च करती है। ठीक है, साथ ही शुद्ध निर्यात को भी जोड़ा जाता है इसमें। यह वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर है, यानी कितना आयात हुआ और कितना निर्यात हुआ उससे माइनस कर दिया जाता है। तो वो भी जो होती है वो समग्र मांग के घटक होते हैं। तो मांग जो होती है इन चार चीज़ों से जो होती है वो बनती है। ठीक है, तो अगर देखें तो एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो जो हमारा होता है वो कंजप्शन यानी निजी उपभोग व्यय, इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश मांग, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वस्तुओं और सेवाओं पर, और जो हमारा शुद्ध निर्यात होता है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को जो माइनस किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिलेबस में या जो केन्स ने जिन दो चीज़ों पर विशेष जोर दिया था वो था एग्रीगेट डिमांड जो हमारा C+I। ठीक है, तो इनको हम जो देखेंगे यानी हम उपभोग, कंजप्शन और जो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश है इन पे ध्यान देंगे, इनको पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो हमारा किससे मिलकर बनता है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कंजप्शन का मतलब क्या होता है, निजी उपभोग। ठीक है ना, कंजप्शन मतलब होता है निजी उपभोग, यानी जो आम लोग जो होते हैं जो खर्चा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, निजी उपभोग कहा जाता है। यानी कि अगर देखो आय जो हमारी बेशक से जीरो हो लेकिन उपभोग तो किया ही जाता है, तो जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो कंजप्शन या उपभोग होता है वो भी क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद रखनी जरूरी हैं जो केन्स ने कही थी अपने थ्योरी में, जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो उन्होंने क्या कहा, भाई उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो उपभोग क्या होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। आय के शून्य स्तर पर भी उपभोग जो होता है वो उपभोग माना जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि अगर आय जीरो है फिर भी क्या होगा, उपभोग तो होगा ही, कंजप्शन हमेशा रहेगा ही रहेगा। स्वयं उपभोग पिछली बचत के कारण मौजूद होता है। तो ये जो उपभोग होता है जब इनकम जीरो होती है तो उसे क्या कहा जाता है, स्वयं उपभोग कहा जाता है। तो जिस उपभोग का फलन पर ये बढ़ता है वही रैखिक स्थिरांक है। ठीक है, तो एक रैखिक स्तर पर ये बढ़ता है। ठीक है ना, एक सामान्य स्तर से इनकम और उपभोग जो है वो सामान्य इस अनुपात पे क्या होती है, वो बढ़ती रहती है। ठीक है, अब उपभोग फलन का समीकरण देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा उपभोग है फलन है वो काम करता है। तो जैसे हमने देखा भाई हमारी जो इनकम जैसे बढ़ती है वैसे हमारी क्या होती है, कंजप्शन भी जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जब इनकम और कंजप्शन बढ़ती है तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, तो देखिए बेशक से हमारी इनकम जो होती है, तो इनकम जो होती है हमारी कांस्टेंट रेट पे, ठीक है ना, देख रहे हैं जैसे एक होता है सामान्य स्तर पर जो है वो एक सामान्य अनुपात पे जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये इनकम जो है जो हमारी बढ़ती है, आय ये है हमारी, उपभोग है, तो आय जो होता है उपभोग जो होता है कांस्टेंट जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आय और उपभोग जो है वो कांस्टेंट बढ़ता रहता है। ठीक है, अब इस कंजप्शन को हम मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, तो कंजप्शन जो होता है वो हमारा किससे होता है, स्वतः उपभोग जैसे हमने देखा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमारा आता है ये उपभोग वक्र का ढलान। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम देखेंगे बाद में डीपली, और इसे हम जो इंडिकेट करते हैं चेंज इन कंजप्शन या चेंज इन इनकम से क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बीच में जो बदलाव आता है उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन इनकम कहते हैं, और ये जो बदलाव आता है उसे चेंज इन कंजप्शन कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आय, तो ये जो हमारा एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या निकालते हैं, कंजप्शन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कंजप्शन जो हमारा उपभोग फलन का जो है एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है, जो मांग होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से मिलकर बनता है। तो कंजप्शन तो हमने समझ लिया, अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो निवेश व्यय क्या होता है, तो निवेश व्यय वो व्यय होता है जो किसी भी काम को करने के लिए लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट जिसे हम निवेश कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो इन्वेस्टमेंट जो डिपेंड कर इन्वेस्टमेंट को हम फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्ट कह सकते हैं, यानी फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ब्याज की दर, यानी इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो उस ब्याज की दर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखा जाता है। तो अगर हम शाब्दिक रूप में समझे, निवेश से तात्पर्य नई पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर किए गए व्यय से है, और जैसे मशीनरी हो गई, भवन हो गया, उपकरण हो गया, कच्चा माल हो गया आदि परिसंपत्तियां जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती हैं। ठीक है, तो ये जो उपकरण होते हैं ये निवेश किए जाते हैं, और इन निवेश से क्या होता है, जो उत्पादन का स्तर जो होता है वो बढ़ता है, तो उसे निवेश कहा जाता है। और ये जो सामान खरीदा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके लिए क्या होता है, एक निश्चित ब्याज दर पर हर सामान खरीदा जाता है। ठीक है ना, तो जो भी इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन होते हैं तो वो एक फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट रेट पे सामान को क्या करते हैं, वो खरीदते रहते हैं, और एक अर्थव्यवस्था में ये जो होता है वो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्थिर रहता है।
ठीक है। तो निवेश व्यय को दो शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम निवेश को भी देखें तो निवेश को दो तरह से देख सकते हैं। एक जो निवेश होता है उसे हम प्रेरित निवेश कहते हैं, जो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है स्वायत्त निवेश। ठीक है, इसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको समझते हैं। तो प्रेरित निवेश क्या होता है? इसे इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये जो होता है ये निजी क्षेत्रों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश को संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये जो निवेश होता है वो किस लिए किया जाता है? ये नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो इस चीज को करते हैं, और उनका मेन मकसद जो होता है वो लाभ कमाना होता है। ठीक है, और ये आय में वृद्धि के साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे ये रहा। ठीक है ना, तो ये हमारी आय हो गई, ये हमारा निवेश हो गया। जैसे आय बढ़ेगी वैसे इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है वो बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं स्वायत्त निवेश। तो स्वायत्त निवेश क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। स्वायत्त निवेश यह सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य के लिए निवेश को संदर्भित करता है। यह आय में वृद्धि के साथ साथ स्थिर रहता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है यानी जो ये इन्वेस्टमेंट है इसको क्या करती है? गवर्नमेंट करती है। और किस लिए करती है? सामाजिक न्याय के लिए करती है। और ये इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है ना, यानी आय के साथ जो होता है जो निवेश होता है वो बढ़ता नहीं है। निवेश जो होता है वो क्या होता है? आय में जो होता है वृद्धि के साथ साथ स्थिर रहता है। आय में वृद्धि होगी लेकिन निवेश जो होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे ये देखते हैं, आय में वृद्धि होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है? सीधा स्थिर रहता है। ठीक है, यानी किसी भी स्टेज पे आप देखेंगे तो वो क्या रहेगा? वो स्थिर रहता है। ठीक है ना, तो निवेश जो होता है वो हमारा स्वायत्त निवेश भी होता है। यानी अगर हम बात करें जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? स्वायत्त इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आय उपभोग निवेश के मध्य संबंध। अब हम आय उपभोग और निवेश के बीच में संबंध है, यानी एग्रीगेट डिमांड जिसे हम कहते हैं, यानी जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो किससे मिलकर बनती है? वो हमारी बनती है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से मिलकर बनती है। यानी अगर हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को यानी उपभोग को और निवेश को क्या कर दें? प्लस कर दें, तो हमारा क्या बन जाता है? वो एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं निवेश, उपभोग और समग्र मांग। ठीक है, तो जैसे इन्वेस्टमेंट हमने देखा, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो स्थिर रहता है। ठीक है ना, और जो हमारी कंजप्शन होती है वो क्या होती है? इनकम के साथ जो हमारी कंजप्शन होती है वो क्या होती है? वो बढ़ती है। ठीक है, इनकम बढ़ेगी हमारी। ठीक है, इनकम अगर बढ़ रही है तो कंजप्शन भी क्या होती है हमारी? वो बढ़ती रहती है। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं? इनकम में कंजप्शन को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये जो हमारी आई है एग्रीगेट डिमांड, यानी कंजप्शन में हमने क्या करते हैं? ये जो कंजप्शन है इसमें हम प्लस कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये भी क्या होती है? जो डिमांड होती है वो हमारी क्या होती है? बढ़ती रहती है ऐसे ही। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा उपभोग, ठीक है ना, और जो हमारी निवेश है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या होती है? वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कांस्टेंट रेट पे ये भी क्या होती है? बढ़ती रहती है स्थिर अनुपात में। ठीक है, आगे समझते हैं। अब आता है समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति क्या होती है? तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति को मोटे रूप में समग्र पूर्ति कहते हैं। तो दी गई अवधि में एक अर्थव्यवस्था द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को समग्र पूर्ति कहते हैं। ठीक है, यानी जितनी मांग थी उतनी पूर्ति हुई। ठीक है, और जितनी पूर्ति हो जितना उस पर व्यय किया गया तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समग्र पूर्ति। ठीक है ना, कुल पूर्ति, यानी सेवाओं और वस्तुओं के बदले में एक अर्थव्यवस्था में एक समय के अंतराल पर जितनी पूर्ति की गई, ठीक है ना, उसे जितना व्यय किया गया उसे क्या कहा जाता है? समग्र पूर्ति या कुल पूर्ति कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका क्या होता है? एक मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है ना, और इसे हम क्या कहते हैं? इसकी समग्र पूर्ति कहते हैं। और इसे हम साथ में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कोस्ट पे। ठीक है, और इसी तरह हमने जाना कि समग्र पूर्ति जो किसके बराबर होती है? वो आय के बराबर होती है। यानी जितनी हमारी पूर्ति है जितना हमारा व्यय है, और हमारा व्यय जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? वो आय के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पर, यानी जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है यानी जो समग्र पूर्ति है वो हमारी किसके बराबर होती है? वो हमारी होती है इनकम के बराबर। ठीक है ना, और इनकम को हम कैसे देख सकते हैं? इनकम हम देख सकते हैं कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, यानी उपभोग, व्यय और बचत। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है? कंजप्शन आता है और सेविंग आती है, यानी उपभोग आता है और बचत आती है। अब सबसे पहले समझते हैं हम बचत क्या होती है, यानी जो बचत की बात कर रहे हैं ये बचत क्या होती है? तो बचत जो होती है वो आय का ही कार्य है। ठीक है ना, सेविंग जो है फंक्शन ऑफ इनकम है, यानी जब हमारे पास इनकम होती है, जब हमारी कंजप्शन जो होती है वो इनकम से कम हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? उसको हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सेविंग कहा जाता है। इसलिए इनकम का ही क्या है? ये फंक्शन है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी आय जो है वो जीरो है,
ठीक है ना। तो जब आपकी आय जो होती है वो जीरो होती है तो उस समय आप क्या करते हैं, खर्चा कहाँ से उठाते हैं, तो वो खर्चा उठाया जाता है हमारा कहाँ से, सेविंग से, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होता है, जो हमारी सेविंग होती है वो भी क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और बचत वक्र जो होता है वो स्थिर दर से बढ़ता है, तो बचत जो होती है हमारी वो एक स्थिर दर से क्या होती है, वो बढ़ती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखेंगे तो हम बढ़ रही है तो 30-30 यानी कांस्टेंट रेट पे क्या होती है, वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो बचत को हम देखते हैं, तो ये रही हमारी बचत, ठीक है। तो बचत जो होती है वो क्या होती है, वो भी एक स्थिर दर पे कांस्टेंट रेट पे क्या होती है, वो बढ़ती रहती है इनकम के साथ साथ। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे बचत भी क्या होती है, वो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि बचत फलन, ठीक है ना, बचत फलन का जो समीकरण है वो हम किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो इनकम जो हमारी होती है वो किस तरह से होती है, इनकम जो हमारी होती है वो C+S जैसा हमने देखा था, ठीक है। तो इनकम को अगर हम देखते हैं तो इनकम को हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, तो इनकम को अगर हम इंडिकेट करते हैं C+BY+S, यानी कि जो हमारा कंजप्शन का जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था, ठीक है ना। तो फिर ये हमारी सेविंग हो गई। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम इसको लेकर जाते हैं उधर मैथमेटिकली, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या होता है, ये जाके इधर क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, इधर हमारा क्या बच गया, ये जो S था वो हमारा यहाँ बच गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम Y को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। जब हम Y को एक साथ करते हैं और बाकी सेम चीज़ ऐसी रहती है, और जब y हमारा एक साथ हो जाता है तो हम y इसमें से क्या ले लेते हैं, इन दोनों में से हमने y क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला बन गया 1 - b माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन और s, ठीक है ना। तो इसको अगर हम करेक्टली लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी सेविंग फंक्शन जो हमारा होता है वो इस तरह से होता है, ऑटोनोमस कंजप्शन b - y, ठीक है ना। तो ये जो हमारा b होता है वो होता है चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, ठीक है। तो इसको हम डीपली बाद में देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो अगर हमें सेविंग फंक्शन निकालना है तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर सेविंग निकालना है तो इसको एक मैथमेटिकली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज़ करके हम सेविंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, समता बिंदु समझते हैं क्या होता है, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। यदि आय और उपभोग यानी अगर इनकम जो हमारी है वो किसके बराबर हो जाए, कंजप्शन के बराबर हो जाए, तो वो जो समय होता है, वो समय जो होता है वो किसका होता है, वो समता बिंदु का होता है, ठीक है। या उसे हम एक ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हमारी इनकम जो है वो कंजप्शन के बराबर होगी तो बचत जो होगी ना वो हमेशा क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारी इनकम जो है किसके बराबर हो जाती है, कंजप्शन के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इनकम को हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं C+S, अभी हमने देखा था, ठीक है। और अगर इसी को हम समता बिंदु पर देखें तो कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, तो जैसा हमने देखा भाई इनकम जो हमारी है वो किसके बराबर है, C+S के बराबर है। और जहां हमने देखा कि भाई जो हमारी इनकम है वो किसके बराबर है, कंजप्शन के बराबर है, यानी हम क्या कर सकते हैं, इस कंजप्शन की जगह क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं, इनकम रख सकते हैं, और इनकम को हम लेके जाते हैं इधर, तो इनकम हमारी क्या होती है, इधर से कट जाती है। तो इसके बाद हमारा सेविंग क्या बचती है, 0। यानी देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारी कंजप्शन जो होगी वो किसके बराबर होगी, इनकम के बराबर होगी, तो हमारी सेविंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसके अंदर जो हमारा कांस्टेंट जो है सेविंग, वो कांस्टेंट जो सेविंग है वो क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, और एक ऐसा लेवल आता है जब इनकम और कंजप्शन जो होती है वो क्या होती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे हमारी ये देखिए आय ये है, उपभोग भी है, यानी इनकम जो हमारी है वो किसके बराबर हो गई है, हमारी कंजप्शन के बराबर हो गई है। तो यहाँ पे हमें सेविंग देखने को मिल रहा है, क्या है, 0 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इनकम होती है जब भी कंजप्शन के बराबर होती है तो सेविंग हमारी जो होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। अब समझेंगे आय, उपभोग, बचत और समग्र पूर्ति के मध्य संबंध क्या है, ठीक है। तो इनके बीच में संबंध देखेंगे, जैसा हमने पहले भी देखा ही है कि अगर हम क्या कर दें, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई हमारी जो होती है वो कंजप्शन और सेविंग के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको एक शेड्यूल के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये है कि ये हमारा कंजप्शन है, ठीक है, और सेविंग हमारी जो होती है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि ये जो हमारी ये जो पार्ट है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था जब हमारी इनकम कंजप्शन के बराबर थी, ठीक है ना, तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी कितनी थी, 200 थी, ठीक है। अगर यहीं पे हम देखते हैं ये जो लेवल हमारा यहाँ, यानी हमारी इनकम कंजप्शन के बराबर हो रही है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनकम हमारी किसके बराबर हो गई है, कंजप्शन के बराबर हो गई है, ठीक है ना। और उस टाइम हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके बराबर है, 200। यानी हम कह सकते हैं कि इनकम भी हमारी किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो ये जो टाइम है, यानी जब हमारी इनकम जो है, ठीक है ना, वो कंजप्शन के बराबर है, ठीक है, और साथ ही एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, अगर देखा जाए तो उस समय जो हमारी सेविंग होती है वो क्या होती है, वो 0 हो जाती है। तो इस लेवल पे देख सकते हैं ये जो लेवल है हमारा, ठीक है ना, जब हमारी इनकम कंजप्शन के बराबर इस लेवल पे होती है, उसके सेम नीचे देखते हैं तो हमारा जो ये
सेविंग है वो इस लेवल पे जब देखने को मिलता है, तो सेविंग हमारी यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, जो सेविंग आ रही है वो इस लेवल पे कहाँ पर है, 0 पर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारी इनकम जो होती है वो कंजप्शन के बराबर होती है, यानी एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर होती है, तो हमारा जो सेविंग होती है वो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनकम का जो है एग्रीगेट सप्लाई का जो है क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इनका हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो उपभोग, समग्र पूर्ति और बचत। ठीक है ना, जब भी इनकम किसके बराबर होगी, कंजप्शन के बराबर होगी, तो हमारी जो सेविंग होगी वो 0 होगी, और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होगी, वो इनकम के बराबर होगी। ठीक है, तो ये इनका जो है शेड्यूल है और संबंध है। आगे समझते हैं, आय और उपभोग के संबंध को 2 रूपों में प्रकट किया जा सकता है। ठीक है ना, जो आय और उपभोग है, यानी जो हमारे पास इनकम है और जो हमारे पास उपभोग है, उसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक जो होता है वो हमारा होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है ना, तो जिसे हम क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। तो समग्र उपभोग, यानी जब हम आय और उपभोग के आधार पर देख रहे हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो समग्र उपभोग और समग्र आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यह कुल आय का वह भाग अनुपात है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। समग्र उपभोग को समग्र आय से भाग देकर इसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर हमें निकालना है कि भाई जितना हमने आय और उपभोग किया है, ठीक है ना, तो उसका जो है वो औसत कितना है। ठीक है ना, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कितना हम एक जगह से दूसरी जगह जो हम यूज करें, यानी हमारी इनकम आज क्या थी, आय क्या थी, और हमने उपभोग कितना किया, उसमें क्या कितने प्रतिशत का बदलाव आया या किस दर में बदलाव आया है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एपीसी, यानी हम क्या करेंगे, कंजप्शन अपॉन में इनकम को रख के डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एपीसी आ जाएगा, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति आ जाएगी कि हमने एवरेज कितना जो है उपभोग किया। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं एक शेड्यूल से। जैसे हमारी देखिए इनकम जो है वो पहले 0 थी, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, इस तरह से हो रही है। वैसे हमारी कंजप्शन जो है वो बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, यानी कंजप्शन को हम क्या रखते हैं, कंजप्शन को हम ऊपर रखते हैं और इनकम को हम नीचे रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपना एपीसी निकाल सकते हैं, कितना परिवर्तन, यानी इस इनकम से इस, यानी हमारी जो इनकम में जो परिवर्तन आया है और कंजप्शन में, यानी इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन आया है, ठीक है ना, वो कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, C + Y से क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो देख सकते हो, अगर इनको डिवाइड करते हैं तो इस तरह से ये निकल जाता है। ठीक है, जब ये निकलता है तो इसको हम कुछ तरह से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमारा जो कंजप्शन है वो बड़ा हो जाए किससे, इनकम से, अगर हमारी कंजप्शन जो है वो इनकम से ज़्यादा है, तो उस टाइम जो हमारा एपीसी होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। जैसे हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पे देख रहे हो इनकम क्या है, कम है, कंजप्शन ज़्यादा है, तो एपीसी भी हमारा क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, वहीं अगर हम देखते हैं कि कंजप्शन अगर हमारी इनकम के बराबर होगी, तो एपीसी जो हमारा होगा क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये शेड्यूल देख सकते हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं हमारी कंजप्शन जो है इनकम के बराबर है, तो ये भी हमारा क्या है, यानी 1 के बराबर है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तीसरी चीज, अगर क्या हो, कंजप्शन जो है वो इनकम से छोटी हो जाए, यानी इनकम बड़ी हो जाए, तो क्या होगा, उस समय हमें देखने को मिलेगा एपीसी जो होगा वो हमारा क्या होगा, 1 से जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस शेड्यूल में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है हमें ये भी याद रखनी जरूरी है। ठीक है ना, पेपर के नजरिए से। ठीक है, तो इसको अगर हम शेड्यूल में देखते हैं तो देख सकते हैं कि भाई जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पर हमारी इनकम जो है, ये वाला लेवल जो है, जब इनकम हमारी कंजप्शन के बराबर हो जाती है, तो इस समय क्या होता है, हमारा एपीसी जो होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है ना, और अगर इसके नीचे आते हैं तो देखते हैं एपीसी क्या है, बड़ा है 1 से, और वहीं अगर इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, एपीसी जो होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक शेड्यूल है, ये भी चीज़ हमें थोड़ा याद रखना जरूरी है, पेपर के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ आती रहती है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जब हम उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसे हम एमपीसी भी कहते हैं। आय में परिवर्तन के कारण आता है ये, उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये बढ़ी हुई आय का वह भाग है जो उपभोग पर खर्च किया जाता है, और उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से भाग करके एमपीसी को ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, तो एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूम कैसे निकाला जाता है, या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकाली जाती है, कि भाई आय में जब परिवर्तन आया तो उपभोग में कितना परिवर्तन आया, इसे कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए भी क्या होता है, मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है हमारा। हम क्या करेंगे, जो हमारा कंजप्शन में जो बदलाव आया है अपॉन में जो हमारा इनकम में जो बदलाव आया है उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाता है, एमपीसी आ जाता है। और जो हमें याद रखना है कि जो एमपीसी की दर होती है वो कभी भी जो होती है 0 से 1 के बीच में ही स्थित रहती है। ठीक है ना, इसमें और कोई जो है वो बदलाव देखने को नहीं मिलता है। आय और बचत के संबंध में भी 2, ठीक है ना,
अब हम देखेंगे आय और उपभोग, और अब देखेंगे आय और बचत के बीच में भी जो होता है प्रकट किया जा सकता है। जैसे औसत बचत प्रवृत्ति की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी कुल बचत कुल आय, ठीक है ना, इसमें बचत की बात कर रहे हैं, उसमें उपभोग की बात की गई थी, इसमें बचत की बात कर रहे हैं। तो बचत अनुपात के औसत बचत प्रवृत्ति यानी एपीसी कहलाती, ठीक है ना, क्योंकि ये सेविंग है तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, इसे बचत यानी एपीएस कहा जाता है। तो ये कुल आय का वह भाग अनुपात है जो बचाया जाता है, और कुल बचत, ठीक है ना, जो हमारी सेविंग को कुल वाई से भाग करने पर एपीएस ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने एपीसी निकाला था वैसे हमारा एपीएस होता है। इसमें जो परिवर्तन आता है वो क्या होता है, जो सेविंग में से क्या कर लेते हैं, इनको इनकम को डिवाइड कर देते हैं, तो पता लग जाता है कि हमारा कितना जो है बचत में बदलाव आया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस। जैसे वो एमपीसी था वैसे ये एमपीएस है, ठीक है। इसमें भी होता है, उसमें हम कंजप्शन देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, सेविंग। तो उसमें मैंने उपभोग देखा था, इसमें हम क्या देखेंगे, बचत देखेंगे। तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत या प्रवृत्ति कहते हैं। यह उस बढ़ी हुई आय का वह भाग अनुपात है जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई है। यानी जब हमारी आय बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमारी बचत भी जो होती है एक अनुपात में बढ़ती रहती है। तो बचत में परिवर्तन को भी आय में परिवर्तन से भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो जो केन्स ने कहा था भाई कि जब हम एमपीएस की भी बात करेंगे तो जो हमारी सेविंग में जो बदलाव आया है और जो हमारी इनकम में बदलाव आया है उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तब हमें क्या पता लगेगा कि भाई एमपीएस में कितना परिवर्तन आया। और ये भी याद रखना है कि भाई कि एमपीएस की जो दर होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही स्थित रहती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे क्यों स्थित रहती है। तो समझते हैं क्यों ऐसा रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एपीसी और एपीएस हमेशा जो होता है वो 1 क्यों रहता है, यानी जो हमारा एपीसी है और एपीएस है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही क्यों रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम एक शेड्यूल कर लेते हैं, इसको एक नॉर्मली फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमारी इनकम जो होती है वो C + S होती है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर देंगे, दोनों साइड y से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इधर भी y से डिवाइड कर दिया, इधर भी y से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ इनकम से कट गई तो हमारा 1 बचा। अब यहाँ पे देखेंगे हम CY बचा, CY बचा और S/y बचा, ठीक है ना। तो C/y और S/y बचा है, ठीक है ना, प्लस में। तो देखिए C/y की वैल्यू क्या होती है, वो एपीसी होती है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं S/y, इसकी वैल्यू क्या होती है, एपीएस होती है, ठीक है ना। यानी इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम एपीसी और एपीएस लिख सकते हैं, और 1 हमारा पहले से ही है, ठीक है ना। तो यानी कह सकते हैं कि एपीसी जो है वो एपीएस के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा एपीसी को अगर हम प्लस करते हैं एपीएस से तो वो हमेशा बराबर 1 ही आएगा, ठीक है ना, 1 के बराबर होगा। यानी एपीसी + एपीएस = 1 हमेशा रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा एमपीसी होता है, ठीक है ना, और जो हमारा प्लस में एमपीएस होता है वो भी हमारा क्या होता है, हमेशा 1 रहेगा, यानी उसकी वैल्यू भी हमेशा 1 आएगी, ठीक है ना। इसको भी शेड्यूल करके देख लेते हैं। जैसे y हमारा किसके बराबर होता है, C + S के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन सेविंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ चेंज इन इनकम से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ डिवाइड दे दिया तो ये इससे कट गया तो हमारा 1 बच गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, ठीक है ना, वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एमपीसी के। ऐसे ही चेंज इन जो हमारी सेविंग और चेंज इन इनकम किसके बराबर होती है, वो हमारी होती है एमपीएस के बराबर होती है, ठीक है। और हमने देख ही लिया ये 1 हमारा पहले से ही था, तो एमपीसी और एमपीएस किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना हमेशा कि हमेशा जो होगा जब भी हम देखेंगे तो एपीसी + एपीएस = 1 और एमपीसी + एमपीएस = 1 ये शेड्यूल हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है निवेश गुणांक, यानी जब भी हम निवेश करते हैं किसी चीज में तो निवेश में क्या होता है, निवेश में जो भी निवेश की गई राशि होती है उसमें क्या होती है, हमेशा बढ़ोतरी होती है। तो निवेश गुणक की अवधारणा केन्स की एक महत्वपूर्ण देन है। केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में निवेश में जितनी वृद्धि की जाती है आय में उससे कई गुना वृद्धि हो जाती है। यानी केन्स क्या कह रहे हैं कि भाई आप जितना निवेश करोगे, जिस चीज में निवेश करोगे वो निवेश क्या देगा, आपको हमेशा क्या देगा, गुणांक देगा, यानी वृद्धि देगा। तो निवेश की तुलना में आय में जितने गुना वृद्धि होती है उसे निवेश गुणांक कहते हैं। तो भाई जितना आपने निवेश किया था और उस निवेश से जितना गुना आपको प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, उसका गुणांक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लें कि मान लो कोई 100 करोड़ रुपए जो है
वो क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना, और 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे प्रॉफिट, उसकी जो आय होती है वो क्या होती है, 400 करोड़ की होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी जितना हमने पैसा लगा निवेश किया था और जितना हमें वृद्धि हुई है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाता है, हमें हमारा निवेश गुणांक आ जाता है, ठीक है ना। तो 400 में 100 से अगर डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा 4, यानी 4 टाइम्स, यानी 4 गुना क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो गुणांक को जो हम वो के से इंडिकेट करते हैं। तो निवेश में परिवर्तन परिणाम स्वरूप आय में भी परिवर्तन के बीच अनुपात सूत्र के रूप में, ठीक है। अगर सूत्र के रूप में देखें, अगर से एक अनुपात के रूप में देखें, यानी जो इनकम में चेंज आया था, यानी जो पहले इनकम थी अब जो इनकम है, और जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया था वो जो है, तो कर दे तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लायर, यानी हम निकाल सकते हैं भाई कितना गुना वृद्धि हुई, ठीक है। अगर हम ये देखना भाई इतने गुना वृद्धि कौन सी इनकम से हुई थी, चेंज इन इनकम से हुई थी, तो हम इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, शेड्यूल करके निकाल सकते हैं, के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है सिंपल से जिससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक शेड्यूल से समझते हैं। जैसे निवेश गुणांक की प्रक्रिया, निवेश गुणांक की प्रक्रिया क्या सकती है, मान लीजिए कि आय के सृजन का है, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना किया है, मान लीजिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 100 करोड़ का अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्या थी, वो इन्वेस्टमेंट थी। और किसी की भी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा किसी ना किसी की क्या बनती है, वो इनकम बनती है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया, वो जिसका भी इन्वेस्टमेंट था वो किसी बंदे की क्या बनी, 100 करोड़ जो थी वो क्या बनी, इनकम बनी, ठीक है। अब जिसकी इनकम होती है, तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर हमने पढ़ा, केन्स जो कहते हैं कि कभी भी कोई इनकम फुल यूज नहीं होती है, उसमें कुछ सेविंग भी होती है। तो उस बंदे ने क्या किया, 80 जो था वो कंजप्शन किया और 20 करोड़ जो था वो क्या कर ली, उसने सेविंग कर ली, ठीक है। अब देखिए जैसा कहा जाता है कि भाई किसी का जो कंजप्शन होता है, किसी का जो कंजप्शन होता है वो किसी की इनकम बनता है। तो दूसरे चरण में हम देखते हैं वो क्या बना, किसी की इनकम बना। जब वो किसी की इनकम बना तो उसने क्या किया, उसने भी भाई कंजप्शन किया, और जब ये कंजप्शन बना तो ये भी किसी की क्या बना, इनकम बना तीसरे स्तर पर। तो इस तरह से क्या होता है कि तब तक वो चलता रहता है जब तक कि उसका कोई एक रिजल्ट ना आ जाए, कई गुना वो बढ़ा ना दे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये तो हमेशा 100 ही रहेगा, यानी जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट जो था वो 100 ही था, लेकिन इन्वेस्टमेंट में चेंज क्या देखने को मिलता है, यानी जो 100 रुपये लगाए गए थे, एक ऐसी स्थिति आती है कि वो क्या हो जाता है, वो 500 हो जाता है, ठीक है। और ये हम कैसे, ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहता है कि जब तक जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है ना, वो सेविंग के बराबर, यानी कि ये जो हमारी है, ठीक है ना, इस इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर नहीं हो जाती। जब हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो जाती है तब वो रुकता है चक्र, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें तो ये जो हमारा हो गया वो 400, अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, टोटल 500, यानी 500 करोड़, यानी इनकम जो थी उसने कितना, निवेश को कितना गुना बढ़ाया, ठीक है ना। तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने कितना लगाया था, 100 करोड़, ठीक है ना, फायदा कितना हुआ है 500, तो अगर डिवाइड करते हैं तो 5 गुना, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकाला जाता है कि इन्वेस्टमेंट में कितना परिवर्तन आया, ठीक है, कितने गुना की वृद्धि हुई। तो हमें देखने को मिलता है भाई कि 5 गुना जो है वो वृद्धि हुई, यानी 100 करोड़ लगाया था और 500 करोड़ का क्या हुआ है, वो फायदा हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक निवेश जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को गुणन करता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। आगे देखते हैं एमपीएस और एमपीसी का गुणांक के मध्यम संबंध। तो अब इनका संबंध देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने देखा भाई के को हम कह सकते हैं 1 में एमपीएस ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 माइनस एमपीएस, तो गुणांक को ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो कुछ एमपीएस और जो मल्टीप्लायर होता है उसके बीच में कुछ संबंध होते हैं, ठीक है ना, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमपीसी, ठीक है ना, मार्जिन पॉजिटिव टू कंज्यूम जो हमारा है, इसके अंदर जब भी हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा एमपीसी बढ़ेगा, ठीक है, देख रहे हैं हम जैसे हमारा एमपीसी बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैसे हमारा क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लायर भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है, यानी एमपीसी के साथ साथ बढ़ने से हमारा क्या बढ़ता है, मल्टीप्लायर भी बढ़ता है। वहीं हम एमपीएस की बात करते हैं तो आप यहाँ पे एमपीएस की जो वैल्यू है वो यहाँ से रख सकते देख सकते हैं, या एमपीसी की वैल्यू यहाँ पे रख के डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि एमपीसी के बढ़ने के साथ गुणांक घटता है, इसलिए इसका संबंध जो है वो अप्रत्यक्ष है। यानी हम देख रहे हैं एमपीसी, देख रहे हो एमपीसी जैसे जैसे क्या हो रहा है, एमपीसी हमारा क्या है, घट रहा है, ठीक है। एमपीसी जैसे जैसे हमारा घटता है वैसे मल्टीप्लायर भी क्या होता है, यानी एमपीएस के बढ़ने से गुणक, यानी एमपीएस अगर हमारा बढ़ रहा है तो गुणक जो है वो घटता है। एमपीएस देखो 0.25 था, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या हो रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका संबंध क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी मल्टीप्लायर का जो संबंध होता है उससे क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष होता है गुणांक के साथ। वहीं एमपीसी की बात करते हैं, देखिए एमपीसी जो हमारा क्या है, एमपीसी बढ़ रहा है और गुणांक भी क्या है हमारा, बढ़ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एमपीसी के बढ़ने के साथ साथ गुणांक भी बढ़ता है, इसलिए इसका संबंध जो होता है वो क्या होता है, वो
अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये जो है इनके संबंध है और इनके बारे में कई बार पेपर में भी पूछा जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूले के हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है तो ये फॉर्मूला लगा के हम चेक भी कर सकते हैं कि भाई किस तरह से मल्टीप्लायर निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये टॉपिक भी जो होता है वो खत्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।